जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग नीतू मैम की किताब पढ़ रहे हैं और पहला लेसन वर्ब बेसिक जो है उसको पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग उसी में सेल और विल के प्रयोग के बारे में देखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी चीज को थोड़ा समझा के बताने के लिए, ताकि अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हैं और सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो कई सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूं। ठीक है, तो सेल विल का प्रयोग हम लोग आज देखेंगे कि सेल विल का प्रयोग किस प्रकार से होता है और कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं। जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एसएससी हो गया, बैंक हो गए, अगर अंग्रेजी से पूछता है, या रेलवे हो गया, या कोई भी परीक्षा जहां अंग्रेजी के प्रश्न पत्र होते हैं, अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर से। ठीक है, तो सेल एवं विल। ठीक है, पहला नियम है सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करें। अब इस नियम को समझिए। कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स जो होते हैं आई और वी, पर्सन कितने होते हैं। एक मैं बनाया हूं, क्या बोलते हैं कि एक तरीका से इससे समझने में आपको आसानी होगी। देखिए, ये जो नियम कह रहा है उस नियम को मैं समझा देता हूं। देखिए, पर्सन कितने होते हैं? तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, सबका सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है, एक वचन, बहुवचन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है दोनों में। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट होता है, सिंगुलर जो होता है। और राम यहाँ पे एक नाम के जैसे ले रहा है, मतलब एक संख्या के ले रहा है। और उसके बाद से क्या बोलते हैं कि आप राम भी बोल सकते हैं या बॉय भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बॉय या द बॉय बोल सकते हैं। ठीक है, और सिंगुलर प्लुरल क्या होता है? दे होता है, थर्ड पर्सन। कुल मिला जुला के एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सीट, कोई एक नाम, एक संख्या, चाहे प्लुरल क्या है? दे है, और एक से अधिक नाम, एक से अधिक संख्या। यहाँ राम और श्याम भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि एक से अधिक नाम या एक से अधिक संख्या यहाँ पे प्लुरल हो जाएगा। ठीक है, तो नियम क्या कर रहा है? सेल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट क्या है? आई और वी है। इन दोनों के साथ किसका प्रयोग कर रहा है? सेल का प्रयोग कर रहा है। और कह रहा है कि आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग। तो बाकी कौन बचा है? ये बता सारा। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसी पे एग्जाम्पल क्या दे रहा है? कह रहा है कि आई सेल गो टू, अब आई है तो इसके साथ सेल का प्रयोग हो रहा है, वी के साथ भी। आई सेल गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज जाऊंगा। एंड ही विल कम विथ मी, और वह मेरे साथ आएगा। अब देखिए, आई और वी के साथ सेल, आई के साथ सेल लगा दिया है, और बाकी सबके साथ तो ही इसके साथ आ रहा है तो विल लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 ये है कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगाते हैं और बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। किसमें? फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, इसको हटा देते हैं। कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम आई एवं वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। एक बार कह रहा है कि सेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है आधुनिक अंग्रेजी में आई वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो अब स्वीकार है। अब मतलब स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी भी आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। मतलब आधुनिक अंग्रेजी में आई वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं और बाकी सबके साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ बता रहा है, यहाँ कह रहे हैं ना सेल का प्रयोग करने के लिए, लेकिन कह रहा है कि आधुनिक अंग्रेजी में सबके साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आएगी, प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में कहा जाएगा, तो वहां आई वी के साथ आपको सेल का ही प्रयोग करना होगा, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करना होगा। जैसे विल आई गो, ये गलत हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको सेल आई गो कहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से अगर आई विल गो आप लिखते हैं ना, आई विल गो, तो ये ठीक रहेगा। ये आधुनिक अंग्रेजी में चल रहा है। आई विल गिव, आई सेल गो, तो आपने ऊपर बताया है कि आई वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे कहा जा रहा है कि नोट दिया हुआ है, सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स ही, सी, इट, दे के साथ कमांड अर्थात आदेश, प्रॉमिस अर्थात वादा, थ्रेट अर्थात धमकी, डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ संकल्प, कंपल्सन अर्थात अनिवार्यता,
एवं एडवाइस अर्थात सलाह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग आई एवं वी के साथ होता है। मैं आपको इस जो नोट में दिया हुआ ना, इस चीज को मैं बहुत ही आसानी से समझा देता हूं। देखिए, सामान्य भाव में क्या होता है, दो तरह का क्या बोलते हैं कि यहाँ पे भाव होता है। एक सामान्य भाव होता है और दूसरा होता है विशेष भाव। दो भाव होगा। तो सामान्य भाव में क्या होता है, मैं हिंदी की अर्थ की बात बताता हूं। सामान्य भाव में हम लोग आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। फ्यूचर जैसे फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो आई सेल गो, मैं जाऊंगा। वी सेल कम, हम लोग आएंगे। यू विल गो, आप जाओगे, या दे विल कम, वे लोग आएंगे। ये सामान्य भाव है। अगर यही विशेष भाव, देखिए ये जो कंडीशन बन रहे हैं ना, ये जो कंडीशन बने हैं ये सामान्य भाव के हैं, ठीक है। और यही विशेष भाव के कंडीशन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेल हो जाएगा, यहाँ पे विल हो जाएगा। बात समझिएगा। विशेष भाव में क्या हो जाएगा, हम लोग आई और वी के साथ सेल का प्रयोग कर दे, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद से इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ सेल का प्रयोग कर देंगे। ये विशेष भाव है। और विशेष भाव में क्या होगा, उस वाक्य में, हिंदी वाक्य में जरूर या अवश्य आएगा। क्या आएगा, जरूर या अवश्य आएगा। सीधी सीधी बात है कि सामान्य भाव में आई और वी के साथ सेल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल। विशेष भाव में आई और वी के साथ हम लोग विल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ सेल यूज कर देंगे। जैसे अगर सामान्य भाव है कि आई सेल गो, मैं जाऊंगा। विशेष भाव क्या हो जाएगा, आई विल गो, तो मैं अवश्य जाऊंगा या जरूर जाऊंगा। समझ में आ रहा है। आइए यहाँ पे देखते हैं। वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि सीधा उलट दे रहा है। यहाँ कह रहा है कि आई वी के साथ सेल का प्रयोग कीजिए, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग कीजिए। यहाँ कह रहा है कि अगर आई वी के साथ विल का, बाकी सबके साथ सेल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ अनिवार्यता का, दृढ़ संकल्प का, मतलब यहाँ अवश्य और जरूर जैसे शब्द हिंदी वाक्यों में आने लगते हैं। अवश्य और जरूर का बोध होता है। जैसे यू शैल लीव द रूम एट वंस, तुम तुरंत कमरा छोड़ दोगे, या तुम अवश्य या जरूर तुरंत कमरा छोड़ दोगे। ये आदेश का भाव हो रहा है। प्रॉमिस, प्रतिज्ञा का भाव कैसे, यू शैल बी रिवार्डेड, तुमको जरूर इनाम दिया जाएगा। अच्छा, यू के साथ विल का यूज करेंगे ना तो यहाँ पे सामान्य भाव हो जाएगा, यू विल बी रिवार्डेड, तुमको इनाम दिया जाएगा। लेकिन यू के साथ सेल तो यहाँ पे जरूर वाली भावना आ गई, मतलब यहाँ पे वादा किया जा रहा है। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, कम व्हाट में मतलब जो कुछ भी हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा जो कुछ भी, अर्थात जो कुछ भी हो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। धमकी देने के लिए भी हम लोग करते हैं, ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स का मतलब अतिक्रमणकारी जो होता है, अतिक्रमण करता है। और प्रोसिक्यूट मतलब कानूनी कार्रवाई करना, तो अतिक्रमणकारियों पे अवश्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आई विल पनिश यू, मैं अवश्य तुमको दंडित करूंगा या दंड दूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे बता रहा हूं, यहां देख लीजिए। फिर दो है, ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, अतिक्रमणकारियों को अवश्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अतिक्रमणकारियों पर अवश्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आई विल पनिश, मैं अवश्य तुम्हें दंडित करूंगा। डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं, दृढ़ संकल्प के लिए, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, मैं अवश्य कठिन परिश्रम करूंगा और अच्छे अंक लाऊंगा। ठीक है, या प्राप्त करूंगा। अच्छा, अगर यहाँ पे शैल यूज कर देंगे तो आई शैल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, तो डिटर्मिनेशन का भाव नहीं आएगा, सामान्य भाव आ जाएगा कि मैं कठिन परिश्रम करूंगा और अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। ठीक है। कंपल्सन का भाव होता है, यू शैल बी हियर बिफोर 5 PM फॉर द मीटिंग, तुम बैठक के लिए अवश्य 5 बजे के पहले यहाँ उपस्थित रहोगे। यू विल बी हियर मतलब यहाँ रहोगे। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे अवश्य इस कार्य को खत्म करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो दो ही कंडीशन है, सीधी सीधी बात है कि आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो ये सामान्य भाव होता है।
और आई और वी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ सेल का प्रयोग करते हैं, तो ये विशेष भाव होता है और इसी में अवश्य या जरूर वाली भाव आता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है कि लेटस या लेट्स से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स में भी सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिससे आदेश का भाव बोध होता है। जैसे आप किसी को कहते हैं बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, एक गिलास पानी लाओ, वहां चले जाओ, तो इसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, आदेशात्मक भाव जिससे आता है। या चलो ये काम कर ले, तो इस इंपरेटिव सेंटेंस अगर लेट्स या लेटस से शुरू होता है ना, तो जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग जैसे सेंटेंस बनाते हैं तो अंत में हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे लेटस डांस टुगेदर सेल वी, यहां देखिए सेल का प्रयोग हो रहा है। चलो नृत्य करते हैं, चलो एक साथ नृत्य करते हैं, करें या क्या हम लोग नृत्य करें, ऐसे करके सेंस आएगा। लेटस गो फॉर वॉक सेल वी, देखिए यहाँ सेल का प्रयोग किया जा रहा है, लेटस से शुरू हो रहा है, लेट्स से, लेट्स गो फॉर वॉक, चलो टहलने चलते हैं, चले, उसी पर जोर दिया जा रहा है कि क्या हम चले। तो लेटस या लेट्स से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, में सेल का प्रयोग करते हैं कब? जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं। इसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ये वाला पार्ट क्वेश्चन टैग है। क्या है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जब आप पढ़ेंगे ना, आगे लेसन आएगा तो उसमें और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि कहाँ पे हम लोग सेल लगाएंगे, कहाँ पे विल लगाएंगे। बहरहाल यहाँ सेल पढ़ रहे हैं तो आप जान जाइए। रूल नंबर 3 बोल रहा है कि सेल का प्रयोग सजेशंस अर्थात सुझाव या प्रस्ताव, जिसको ऑफर या प्रपोजल बोलते हैं, को व्यक्त करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स क्या होता है? आई और वी होता है। क्या होता है? आई और वी, जैसा मैं अभी आपको बताया था, शुरू में दिखाया था। तो कह रहा है कि जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या करना हो, सुझाव देना हो या प्रस्ताव देना हो, तो आप जब भी आई और वी का प्रयोग करेंगे, तो वही बात यहां पे कह रहा था। देखो यहां पे कह रहा है कि आधुनिक इंग्लिश में क्या हो रहा है, सबके साथ विल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में आई वी के साथ सेल का ही प्रयोग करेंगे। तो वही तो बात यहां भी कह रहा है कि आई वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर रूल नंबर 3 वही कह रहा है कि सेल का प्रयोग सजेशंस जब देना, सुझाव देना हो या प्रस्ताव देना हो, इसको व्यक्त करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं सेल का। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या क्या होता है? आई होता है और वी होता है, इसके साथ सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि सेल वी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट पर्सन है, सेल वी टॉक टू द मैनेजमेंट। ये सुझाव दिया जा रहा है कि क्या हम लोग मैनेजमेंट से बात करें या क्या हमें मैनेजमेंट से बात करना चाहिए, ये भी अर्थ आएगा। चले हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता करूं? ये प्रस्ताव दिया जा रहा है, प्रपोजल है या ऑफर दिया जा रहा है, क्या मैं आपकी सहायता करूं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, नोट यहाँ पे कह रहा है, देखिए मैं इंपोर्टेंट का मार्क मारा हूं कि सेल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। प्रश्न यहीं से पूछता है, सारी चीजें आप समझिए, लेकिन जहां से प्रश्न पूछेगा उस चीज को बार बार पढ़िए। कह रहा है कि सेल विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। कौन से वाक्यों में नहीं होता है बाबू? अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो, अगर कोई वाक्य है जो पास्ट से शुरू होता है ना, पास्ट टेंस से शुरू होता है पास्ट में, तो पास्ट कैसे पता चलेगा पास्ट से शुरू हो रहा है? जब भी क्रिया का क्या बोलते हैं कि सेकेंड फॉर्म आए, ठीक है, और सेकेंड फॉर्म ही आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगा, या आपको लगे कि क्या बोलते हैं कि डिड का प्रयोग किया गया है, भी तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, वाज का प्रयोग किया गया है, ये मोटा मोटी इतना जानिए। तो ये समझिए कि वाक्य पास्ट से शुरू हो रहा है और उसके बाद से ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं कि विल और सेल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही होप्ड दैट ही विल, वुड अगर हटाते हैं तो ही विल पास द टेस्ट। इसका हिंदी छोड़ दीजिए। होप्ड क्या है? क्रिया का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट से शुरू हो रहा है, तो इसके बाद में आपका विल सेल नहीं आएगा। विल का क्या हो जाता है? वुड हो जाता है। ठीक है, पास्ट में जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ही होप्ड, उसने उम्मीद किया या उम्मीद किया था, दैट ही वुड पास द टेस्ट, के वह टेस्ट पास कर जाएगा। ठीक है,
अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल सेल नहीं वुड शुड का प्रयोग होगा। विल की जगह पे वुड का और सेल की जगह पे शुड का। पास्ट कैसे, आप सबसे पहली क्रिया देखिएगा, या तो V2 होगा, क्रिया का सेकेंड फॉर्म होगा, या डिड होगा, वाज होगा, और भी चीज है, लेकिन V2 आप याद रखिएगा क्रिया का सेकेंड फॉर्म। अगर कोई वाक्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म से शुरू होता है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म अगर शुरू में आता है, तो बाकी क्रियाएं भी सेकेंड फॉर्म में आएंगी। ये डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें कही जा रही हैं। दरअसल ये नियम तब भी लागू होते हैं जब विल सेल के स्थान पर कोई और मॉडल या वर्ब का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, मतलब अगर कोई वाक्य पास्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो रहा है तो विल सेल की जगह पे वुड शुड का प्रयोग होगा, लेकिन कोई मॉडल भी है ना, जैसे मे है तो माइट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कहा जा रहा है। कोई क्रिया भी है तो फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, जैसे गो है तो वेंट का प्रयोग हो जाएगा, पास्ट का ही प्रयोग होगा, मतलब प्रेजेंट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही सेड दैट ही इज कमिंग, गलत है, इज प्रेजेंट में है, इसकी जगह पे वाज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सेड आपका पास्ट टेंस में है। He said that he was coming, तो अगर कोई वाक्य पास्ट से शुरू हो रहा है तो बाद में भी पास्ट ही आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना, पास्ट वर्ब भी आएगा। आगे कहा जा रहा है कि नोट यह नियम तब लागू नहीं होता है। कब लागू नहीं होता है नियम, जब वाक्य सार्वभौमिक सत्य, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, आदतन क्रिया, हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं, या ईडियम या फ्रिज, जिसे कहावत या लोकतियां हो। मतलब ये सब जो ऊपर पढ़े हैं ना, ये सब जो नियम है उस कंडीशन में लागू नहीं होता है जब ऐसा सत्य जिसे बदला ना जा सके, उसे ही यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है, आप ये नहीं कह सकते हैं सूर्य पूरब में उगता था, पश्चिम में डूबता था, पास्ट में बना ही नहीं सकते हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहेगा। आप अगर किसी को कहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, समझ रहे हैं, तो एक हैबिचुअल एक्शन होता है, आदतन क्रिया होता है। ठीक है, तो एक नीति है, वो क्या बोलते हैं करेंगे, तो उसको अब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती थी आप नहीं कह सकते हैं। ईडीएम फ्रेजेस जो कहावत वगैरह होता है, दो दो चार होते हैं, दो दो चार होता था नहीं कह सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये सब क्या बोलते हैं कि हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं। जैसे ही सेड, ये पास्ट में शुरू हो रहा है, पास्ट वर्ब से। ही सेड दैट द सन इज ए स्टार, तो यहाँ इज की जगह पर वाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा सत्य है जिसे बदला ही नहीं जा सकता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। ही सेड दैट द सन इज ए स्टार, उसने कहा कि सूर्य एक क्या है, तारा है। अब सूर्य एक तारा था तो कह नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना होगा। आवर टीचर टोल्ड अस, हम लोग के अध्यापक हम लोगों से कहें या हम लोगों को बतलाएं, दैट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अब यहाँ इज की जगह पे वास्तव तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वाक्य है पास्ट से शुरू हो रहा है। तो देखिए, दो तीन चीजें याद रखिएगा कि जब भी वो ऐसा वाक्य हो जिसे बदला ना जा सके, वो कहावत हो, ऐसा सत्य हो जिसे बदला ना जा सके, तो उसकी वर्ब को नहीं बदलते हैं। बाकी कोई भी वर्ब है, अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो रहा है तो आने वाला भी क्रिया पास्ट होगा। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा कार्य फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसको समझिए, दो कार्य भविष्य में हो रहा है एक के बाद एक, दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर हो, मतलब दो कार्य हो, पहला कार्य जब होता है तभी दूसरा कार्य होगा, पहला कार्य नहीं होगा तो दूसरा कार्य नहीं होगा। अगर इस तरीके से भविष्य में दो कार्य होते हैं कि एक कार्य के होने के बाद दूसरा कार्य घटित हो रहा है, तो पहला कार्य हमेशा किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें, पहला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा कार्य किस में बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। सिंपल सी बात है कि भविष्य में दो कार्य अगर एक साथ हो, मतलब एक के बाद एक, अब पहला कार्य के होने पर ही दूसरा कार्य आधारित हो, अगर पहला कार्य नहीं होगा तो दूसरा कार्य नहीं होगा, तो पहला कार्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में और दूसरा कार्य हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। हमें हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने की आदत होती है, जिसकी वजह से हम पहले कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में प्रयोग कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, हिंदी जब पढ़ेंगे ना, तो हिंदी क्या है, अगर मैं आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, पहला कार्य क्या है, आना, दूसरा कार्य क्या है, मिलना, तो पहले कार्य पे दूसरा कार्य क्या बोलते हैं, आधारित है। भाई आएंगे ही नहीं तो मिलेंगे कैसे। तो भविष्य में दो काम हो रहा है एक के बाद एक, पहले काम पे आधारित है दूसरा काम, अगर पहला काम नहीं होगा दूसरा काम नहीं होगा, ऐसे
वाक्यों को पहले जो वाक्य होता है, पहला काम होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो इफ आई विल कम, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, पहला किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इफ आई कम, आई विल मीट यू, यदि मैं आऊंगी, अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी। इफ सी रीड्स, देखिए फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ सी रीड्स, यदि वह पढ़ेगी, सी विल पास, तो पास हो जाएगी। आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं इफ सी विल रीड, नहीं, पहले कार्य पे दूसरा कार्य आधारित है, पढ़ेगी तो पास होगी। इफ दे कम, यदि वे लोग आएंगे, आई शेल गो, तो मैं जाऊंगा। वे लोग आएंगे, आने पे जाना निर्भर है, तो पहला काम प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा काम फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल सी बात है। निम्नलिखित शब्दों को देखें, इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, इनके बाद किसका प्रयोग होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, न कि सिंपल फ्यूचर टेंस का। ये कुछ याद करने के लिए, यही तो इस किताब का एक खासियत है। कुछ आपको ऐसी चीजें देगा जो कहीं और नहीं मिलेगा और जिससे आप परीक्षा आसानी से आप अच्छे अंक उसमें प्राप्त करेंगे। जैसे इफ शब्द है, कुछ अनुमान लगा के यहाँ पे बता दिया गया है। इफ यहाँ है, इसके तुरंत बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है, देख रहे हैं, इफ हो गया, एज सुन एज हो गया, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। इन सब के बाद तुरंत बाद कैसे सेंटेंस से जाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आइडिया रखने, याद रखने का तरीका है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, ना कि सिंपल फ्यूचर टेंस। मान लीजिए यही सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछ दिया, अब पूछा कि कौन सा पार्ट गलत है, तो सिंपल सी बात है, इफ के बाद क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे आएगा, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर इसको देखेंगे तो आगे देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस, सेंटेंस चैप्टर देखें आगे, और इसको एक्सप्लेन करके पढ़ाया गया है। यहाँ पे एक झलक आपको दिखा दिया गया है, तो खैर आपको ये चीजें अगर देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, याद ही रहेगा, आगे आएगा तो और रिविजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग शैल विल का प्रयोग देखें। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वुड का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।